MS एक्सेल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब ऑप्शन को। इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमको आज देखना है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस के अंतर्गत देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक ऑप्शन है लाइन, एक ऑप्शन है कॉलम और विन लॉस। तो ये तीनों ऑप्शन को समझने के लिए कुछ इस प्रकार का डेटा तैयार किया गया है, जिस डेटा में कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी मंथली सेल्स को बतलाया गया है। ठीक है, उन्होंने जनवरी से लेकर के जुलाई तक हर मंथ कितनी सेल्स की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बतलाया गया है। और कुछ समझने के लिए ग्राफ को मैंने माइनस भी लगा के रखा हुआ है। आप चाहे तो पहले माइनस ना लगा करके सिंपल भी डेटा को इस प्रकार से तैयार कर लें। उसके बाद इस स्पार्क लाइंस को हम बनाएंगे यहाँ पर। तो हमने कर्सर को यहाँ पर रखा। सबसे पहले हम लाइन पर क्लिक करते हैं। लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डेटा रेंज। तो इस पर हमको सिलेक्ट करनी है कि जो भी हम यहाँ ग्राफ बनाने वाले हैं उसकी डेटा रेंज क्या होगी। डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर और उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेटा रेंज। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक लोकेशन रेंज आ जाती है क्योंकि इस सेल को हम सेलेक्ट करके रखते हैं। लेकिन जहां पर भी आपको स्पार्क लाइन बनाना है उसको आप इस पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमको यहां पर स्पार्क लाइन बनाना है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे हम यहां पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्पार्क लाइन जो है बन जाएगी। तो एक सिंपल तरीका है, यदि हमको एक रो की स्पार्क लाइन बनाना है इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें है क्या, हम जो भी डेटा होता है एक्सेल में उसका हमने ग्राफ बनाना सीखा था। ग्राफ पूरा एक वर्कशीट में बनता है, लेकिन यदि इसी डेटा को हमको एक लाइंस के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा एक ही सेल में देखना है तो उसके लिए हम स्पार्क लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जहां पर वैल्यूज बिल्कुल माइनस में जा रही है तीसरे नंबर पर, ये तो इस तरीके से दिखलाई दे रहा है। और वैल्यू जैसी इंक्रीज हो रही है ये जुलाई में सेल्स की वैल्यूज, तो यहां पर ये भी इंक्रीज हो रहा है ये जो लाइन है। तो इस तरीके से ये डेटा को ग्राफ के रूप में दिखलाने के लिए ही स्पार्क लाइन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि हमको सभी डेटा की स्पार्क लाइन इस्तेमाल करनी है तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहां पर इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो भी आप बना सकते हैं स्पार्क लाइन। उसके अलावा इसको हमने देखो अभी अंडू कर दिया है ना, देखिए ऐसा किया हमने तो ये सभी स्पार्क लाइन बन गई। इस डेटा के अनुसार ऑटोमेटिक यहाँ स्पार्क लाइन बन गई, इस डेटा के अनुसार ऑटोमेटिक यहाँ स्पार्क लाइन बन गई। अभी हम इसको अंडू करते हैं और एक तरीका और बतला देते हैं स्पार्क लाइन बनाने का, और वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, इस सभी को सिलेक्ट किया हमने, इंसर्ट में गए, लाइन ऑप्शन में क्लिक किया और उसके बाद डेटा रेंज में गए और डेटा रेंज में हमने ये पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया। लोकेशन रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया, हमको कहां पर बनाना है देखो ऑटोमेटिक यहां पर सिलेक्ट हो गया और ओके कर दिया। तो ऑटोमेटिक स्पार्क लाइन जो है इस प्रकार से बन जाएंगी। जैसे हम स्पार्क लाइन बनाते हैं तो स्पार्क लाइन को फॉर्मेट करने के लिए यहां पर एक डिजाइन टैब भी जुड़ जाता है। देखो यहां पर ऑप्शन भी लिख रहा है स्पार्क लाइन्स टूल्स, एक डिजाइन टैब जुड़ जाता है। डिजाइन टैब में हम इस स्पार्क लाइन को जो है एडिट कर सकते हैं। एडिट डेटा ऑप्शन में जाएंगे, एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या चेंज किया जा सकता है, इस पर क्लिक करके भाई ग्रुप चेंज किया जा सकता है कि आपको कहां पर स्पार्क लाइन डिस्प्ले करनी है। ये जो डायलॉग बॉक्स बनाते समय आ रहा था ना, ये फिर से यदि इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, डिजाइन में जाकर के एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा रेंज। तो यहां से कहां पर आपको ग्राफ को बनाना है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा की रेंज क्या होगी उसे हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बनाते समय सिलेक्ट किया था। तो ये हो गया हमारा एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डेटा रेंज। उसके बाद देखिए यहां पर दिया गया है हिडन एम्प्टी सेल्स। हिडन एम्प्टी सेल्स का यूज क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए हमारी कोई सेल्स हिडन है इस तरीके से, तो ये हिडन एम्प्टी सेल को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, अभी यहां का डेटा जो है ये दिखलाई नहीं दे रहा है, एक इसकी जो स्पार्क लाइन है वो हट गई। तो इसी चीज को मैनेज किया जा सकता है कहां से, हिडन एंड एम्प्टी सेल से। शो एम्प्टी सेल एज गैप या शो एम्प्टी सेल एज जीरो, तो आप ओके कर देंगे तो यहां पर ये जीरो की तरह रिप्रेजेंट करेगी। मतलब उसको हमने दे दिया, डिफाइन कर दिया कि वो वहां पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और यदि हम इसको डिफाइन कर देंगे कि वहां पर गैप दिखाई दे तो ये गैप दिखाई देगा। उसके अलावा यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है कनेक्ट डेटा पॉइंट्स विथ लाइन, ओके कर देंगे तो ये डेटा कनेक्ट हो जाएगा
पॉइंट लाइन के अनुसार। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से, हिडन एम्प्टी सेल में 3, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर आप गैप में भी कर सकते हो कि वहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है इसलिए खाली दिखलाई दे रहा है, या 0 भी नॉर्मली सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये लाइन है, इसी को जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते समय हम इसको दूसरे तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम के रूप में और विन और लॉस के रूप में भी, कॉलम के रूप में भी और विन और लॉस के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि डिजाइन में जाकर के यहाँ से कॉलम करेंगे तो देखो इसकी डिजाइन बदल जाएगी कॉलम की, या तो जब हम जैसे इंसर्ट कर रहे थे उस समय बदल सकते हैं। विन लॉस में क्लिक करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का यूज आपको क्लियर समझ में आने वाला है कि माइनस में क्या होता है कि जो ये डेटा है वो कहाँ दिखलाई दे रहा है, नीचे की तरफ दिखलाई दे रहा है। ये देखो जो भी माइनस हमने लगाया हुआ है वो डेटा नीचे की तरफ दिखलाई दे रहा है। तो ये कॉलम हो गया, ये विन लॉस हो गया और ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई भी डिजाइन आप चुन सकते हो डेटा को स्पार्क लाइन के रूप में दिखाने के लिए, कोई भी लाइन आप चुन सकते हो यहाँ पर तीनों में से। अब यहाँ पर देखिए हमने लाइन सेलेक्ट कर लिया, हाई पॉइंट, ये देखो जो को हाई पॉइंट है उस तरीके से डॉट्स बन जाएंगे हाई पॉइंट्स में, लो पॉइंट में डॉट बन गए, निगेटिव पॉइंट है देखो निगेटिव पॉइंट में डॉट्स बन गए, फर्स्ट पॉइंट में डॉट्स बन गए, लास्ट पॉइंट में डॉट्स बन गए, मार्कर्स में डॉट बन गए। तो जहां पर भी आपको डॉट बनाना है वो बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो इतने सारे इसके प्री डिफाइंड डिज़ाइन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी प्री डिफाइंड डिज़ाइन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। स्पार्क लाइन का यदि आपको कलर बदलना है, स्पार्क लाइन का यहाँ से कलर बदल जाएगा, देख सकते हो स्पार्क लाइन का हम यहाँ से क्या बदल रहे हैं, कलर बदल रहे हैं। मार्कर का कलर बदलना है, हाई पॉइंट का कलर बदलना है, लो पॉइंट का कलर बदलना है, फर्स्ट पॉइंट का कलर बदलना है, लास्ट पॉइंट का कलर बदलना है, तो वो भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया, हमने इस तरीके से कर दिया इसको। तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। एक्सेस में देखो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, शो एक्सेस, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या दिखलाई देने लगता है, इसमें एक्सेस दिखलाई देने लगता है। जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता ना तो वो लाइन दिखलाई देने लगती है। इसको अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगी। सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखो ये लाइंस जो हैं यहाँ पर किस तरीके से दिखलाई देने लगेंगी, बिल्कुल सीधी दिखलाई देने लगेंगी। इस तरीके से स्पार्क लाइन हम डेटा के अनुसार बना सकते हैं। और जब हम यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंतर्गत एक्सेस में हम इस ऑप्शन को देख रहे थे, सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन, इसमें अंतर ये हो जाता है सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइंस वाले में कि जो स्पार्क लाइंस हैं इस पे जो डेटा है लगभग सिमिलर दिखलाई देता है। जो भी इसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं डेटा में, जो भी डेटा चेंजेस हो रहे हैं, उन डेटा को स्पार्क लाइंस के अनुसार जो दिखलाया जा रहा है, तो वो डेटा जो है वो डेटा क्या रहता है कि सिंपल लाइंस में दिखलाने लगता है। लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से करते हैं, एक्सेस में जाकर के हमने इसको कर दिया ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक रूप में ये दिखलाने लगता है। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि ये डेटा जिस तरीके से कम हो रहा है बहुत ज़्यादा ये कम होकर के दिखाई देगा। लेकिन यदि हम इस ऑप्शन को चुन लेते हैं सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइंस में, तो ये डेटा थोड़ा सा चेंजेस बस दिखलाई देते हैं। तो ये इसका ऑप्शन का यूज़ था। उसके बाद दिया गया है कस्टम वैल्यू। कस्टम वैल्यू में जो भी हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे उसके अनुसार हमारा डेटा यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको कर देते हैं अंडू। इनका इतना इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। उसके अलावा हम देखते हैं सिलेक्ट किया हमने, डिज़ाइन में ही समझ रहे थे हम, ये दिया गया है 2 ऑप्शन, ग्रुप और अनग्रुप। हम इसको जब अनग्रुप कर देंगे तो ये जो है स्पार्क्स लाइन अलग अलग हो गई। ग्रुप कर देंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी इसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो वो सभी में फॉर्मेटिंग एक सी अप्लाई हो जाती है ग्रुप करने से। अब कई बार हम इसको बना लेते हैं, इसको बनाने के बाद यदि आप इसको डिलीट भी करना चाहोगे ना, कीबोर्ड से डिलीट की भी दबाओगे तो ये डिलीट नहीं होता है। यहाँ से स्पार्क लाइन को हटाने का केवल एक ही तरीका है और वो है यहाँ से क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन में हम क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी हमने अंडू करके फिर से ले आए क्योंकि समझाना है। क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप में क्लिक करेंगे तो जो भी स्पार्क लाइन सिलेक्टेड होंगी केवल वो क्लियर होंगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया डिज़ाइन टैब के अंतर्गत ये सभी ऑप्शन का यूज़। तो जब हम इंसर्ट में जाकर के लाइन पर क्लिक करते हैं
तो क्या होता है कि ये स्पार्क लाइन जो होती हैं वो बन जाती हैं। इसी तरीके से जब हम इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉलम पर क्लिक करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लाइन की जगह कॉलम बन जाएगा। जैसे हमने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद हमें कौन सा डेटा चाहिए है, ये डेटा चाहिए है, इस पर हमने क्लिक किया, ये वाले भाग में हमको वो डेटा दिखाना है, ओके में क्लिक कर देंगे तो क्या बन गया, ये कॉलम बन गया, है ना। यहाँ पर ये लाइन बन गया, यहाँ पर ये कॉलम बन गया। इसी प्रकार से आप विन और लॉस वाली भी डिज़ाइन बना सकते हो। इस पर क्लिक किया, फिर से हमने डेटा रेंज में क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर जाकर के इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगी, नहीं तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो विन लॉस। ये विन लॉस वाले में होता क्या है, इसमें सिंपल लाइन बनती है, इसमें कॉलम जैसे बन जाते हैं, और इसमें विन लॉस, लॉस का मतलब जहाँ पर ये माइनस वाला होता है वहाँ पर ये लॉस जैसा बन जाता है। ठीक है, जैसे इस पर हम कर देंगे, यदि इस पर हम माइनस लगा देंगे तो ये देखो ये लॉस की तरह इस तरीके से बतलाने लगेगा, है ना। बाकी सभी में फॉर्मेटिंग के लिए वही ऑप्शन है। डिज़ाइन में जाकर के ये हाई पॉइंट का कलर अलग हो गया, जैसे लाइन में कलर होता था जब हमने लाइन बनाई थी। लो पॉइंट मतलब जो सबसे कम डेटा है इसमें, उसका कलर यहाँ दिखलाई देने लगा। फर्स्ट पॉइंट में देखो फर्स्ट पॉइंट का कलर चेंज हो गया, लास्ट पॉइंट में लास्ट पॉइंट का कलर चेंज हो गया। तो ये तीनों में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चाहे तो लाइन में, कॉलम में या विन लॉस में। तो यदि हमें किसी डेटा को पर्टिकुलर रो के अंतर्गत एक छोटा सा कोई हमको एक ग्राफ बनाना है, हमको बड़े रूप में एक चार्ट अलग सी स्लाइड अलग से वर्कशीट में जाके नहीं बनाना है, हमको हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से है जो हम चाहते हैं कि उसी रो का डेटा उसी सेट, तो हम रो के पर्टिकुलर डेटा को इस प्रकार से स्पार्क लाइन ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फिल्टर। ये फिल्टर ऑप्शन के अंतर्गत जो ये स्लाइसर और टाइमलाइन दिया गया है, ये आपने पायोट टेबल ऑप्शन के अंतर्गत इस्तेमाल किया हुआ है। फिर से इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके लिए हम एक डेटा तैयार कर लेते हैं। इस डेटा के बारे में भी जब हमने पायोट टेबल की प्रैक्टिस की थी तो वहाँ पर इस प्रकार का डेटा हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये डेटा है, कुछ ऑर्डर डेट्स लिखी हुई हैं, कुछ रीजन लिखे हुए हैं, सिटी लिखी हुई है, कैटेगरी लिखी हुई है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस। जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है। यहाँ पर हमको सीखना है स्लाइसर ऑप्शन का यूज़ और टाइमलाइन ऑप्शन का यूज़। तो पायोट टेबल क्या करता है कि डेटा को समराइज करके दिखाने के काम में आता है। पुराना अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो आपको पायोट टेबल के बारे में मालूम है। वहीं पर हम स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज़ भी करके देखेंगे। तो इस प्रकार के डेटा को यदि हम पायोट टेबल के द्वारा दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं। ये जो पायोट टेबल ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, यहाँ पर टेबल हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो टेबल सिलेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट टेबल को इस तरीके से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने डेटा को हमको समराइज करके दिखाना है उतने डेटा को हमको सिलेक्ट करना होगा। हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है ओके बटन पर हमको। तो कुछ इस प्रकार का पायोट टेबल में जो है हमको विंडो दिखलाई देने लगती है। इस विंडो में हम क्या करेंगे, हम दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ पर जाकर के मान लीजिए ऑर्डर डेट। तो देखो ये ऑर्डर डेट दिखलाई देने लगी। आप यहाँ पर जाकर के इसको ऑर्डर डेट भी लिख सकते हो कि ये किस चीज़ के लिए है। ये पूरी कंप्लीट कॉलम ऑर्डर डेट के लिए, तो यहाँ पर ऑर्डर डेट लिख सकते हैं। किस रीजन में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो ये रीजन भी दिखलाई देगा। और अभी हम इसको ऑर्डर डेट ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर जाकर के और प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट भी डेट के साथ ही मिल रहा है। हम यहाँ आकर के प्रोडक्ट को इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ये नहीं आ रहा। इसका एक तरीका और है आसान, इसको देखो अंडू करते हैं। इसका एक तरीका और है, राइट क्लिक करो, पायोट टेबल ऑप्शन में जाओ। पायोट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद डिस्प्ले में जाओ और क्लासिक पायोट टेबल ऑप्शन कर देते हैं। ये इसमें स्पष्ट बतला देता है कि कौन से प्रकार की फील्ड आप कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर डेट को, तो ये यहाँ पर आ गई। और ये देखिए यहाँ पर हमको कॉलम की वैल्यू देना है। तो कॉलम की वैल्यू में हम दे देते हैं प्रोडक्ट। ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट दिखा दिया। प्रोडक्ट के बाद हम दिखा देते हैं
उनकी क्वांटिटी को कि कितनी बिक रही है किस डेट में प्रोडक्ट, है ना। ये देखो ये अलग ही आ गया कि चॉकलेट चिप्स बिक रहे हैं कितनी तारीख को, 1/7/2019 को कितने 58 बिके। तो ये डेटा को समराइज करके दिखलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ग्रांड टोटल भी आ रहा है और अगर हम चाहें तो यहाँ पर टोटल प्राइस भी इसकी दिखा सकते हैं, सम ऑफ टोटल प्राइस, या इसको भी हम हटा देते हैं। इतना हमने डेटा तैयार कर लिया अपने कौन से डेटा का, इस डेटा का। ये देखो इस डेटा को समराइज करके देखने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया पायोट टेबल का। अब पायोट टेबल के ही अंतर्गत ये ऑप्शन आ जाता है आपका, और वो होता है स्लाइसर ऑप्शन और टाइमलाइन ऑप्शन। जो ऑप्शन कहाँ पर है हमारा, ये दिया गया है स्लाइसर और टाइमलाइन। ये देखो इंसर्ट में जाएंगे, ये स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन दिया गया ना, ये यहीं पर इस्तेमाल होगा आपका पायोट टेबल बनाते समय ही। स्लाइसर में हमने क्लिक किया तो स्लाइसर हमको क्या करता है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन देता है। अब हमको ये प्रोडक्ट डेट भी दिखाई दे रहा है और इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी टोटल कितनी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हमको सिटी देखना है तो हम जैसे सिटी में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखो हमको कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन दिखलाई देगा। इसको बोलेंगे स्लाइसर। ये क्या कर रहा है, डेटा को स्लाइस कर दे रहा है। कैसे, यहाँ पर देखो अब केवल बोस्टन सिटी का डेटा दिखलाई देने लगा, यहाँ पर अब देखो केवल लॉस एंजलिस का डेटा दिखलाई देने लगा। अब यहाँ पर देखो न्यूयॉर्क का डेटा दिखलाई देने लगा कि किस डेट में न्यूयॉर्क में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी बिकी, उस क्वांटिटी की टोटल ग्रांड टोटल क्या है। सैन डिएगो का डेटा दिखलाई देने लगा। तो ये स्लाइसर क्या करता है, डेटा को स्लाइस करके और अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने के काम में आता है। यहां से जाकर के हम कर सकते हैं क्लियर फ्रॉम सिटी और इसको जाकर के हम कर देंगे कट। तो ये कट हो गया। कहाँ से किया था हमने, ये इनसाइट में जाकर के जो स्लाइसर ऑप्शन दिया गया था। इसकी जगह आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने अभी इस्तेमाल कर लिया था सिटी का। लेकिन वैसा डेटा आपको समझ में आए कि आप क्यों कर रहे हो, वो भी होना चाहिए कि भाई हम यहाँ पर ऑर्डर डेट दिखा रहे हैं और ऑर्डर डेट को हम यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहे हैं प्रोडक्ट की, है ना। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर यदि हम दिखाना चाहते हैं इसको टोटल रीजन के अनुसार, मान लीजिए देखते हैं, ओके कर दिया। फिर से एक बार हमने स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट रीजन में देखिए इतना आ रहा है, वेस्ट रीजन में देखिए इस तरीके से आ रहा है। ये ईस्ट रीजन हो गया, ये वेस्ट रीजन हो गया, है ना। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, राइट क्लिक करके कट कर देंगे तो ये इस तरीके से हट जाएगा। ये किसका यूज देख लिया हमने, ये यूज देख लिया हमने किसका, स्लाइसर का। ये यूज देख लिया हमने किसका, स्लाइसर का। इसके बाद दिया गया है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में देखो स्क्रीन टिप में लिख भी रहा है, यूज अ टाइमलाइन टू फिल्टर डेट्स इंटरेक्टिवली। Timeline makes it faster and easier to select time periods in order to filter Pyote table, Pyote charts and cube function। इसका मतलब ये किसका इस्तेमाल करता है, ये इस्तेमाल करता है आपके जो है डेट्स का इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए हम किस पर क्लिक करेंगे, टाइमलाइन ऑप्शन पर। तो ये ऑर्डर डेट आ गई हमारी, ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखो इस तरीके से टाइमलाइन ने हमको एक टाइमलाइन देख ली। हमको देखना है कि यार जुलाई में कितना हुआ, तो जुलाई में देखो कोई भी प्रोडक्ट इतना बिका, उसका ग्रांड टोटल ये है। अगस्त में कितना बिका, ये अगस्त का डेटा दिखलाई दे रहा है। नवंबर में कितना बिका, नवंबर का डेटा दिखलाई दे रहा है ना। हालांकि नवंबर तक तो अपन ने इसमें, अच्छा हाँ, पूरा डेटा था इसमें हर प्रकार का। दिसंबर में कितना बिका वो दिखलाई दे रहा है। इस तरीके से ये देखो पूरे मंथ की एक टाइमलाइन ये प्रदर्शित कर देता है। तो हम क्लिक करके और इस डेटा को देख सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये हो रहा है कि सभी डेटा को हमको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, डेटा को हम समराइज कर रहे हैं। समराइज मतलब जिसमें जिस प्रकार का डेटा हमको देखना है। तो कुछ हेल्प हमको पायोट टेबल ने की और कुछ हेल्प हमको क्या कर रहा है, ये ऑप्शन कर रहा है। और वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन हमको हेल्प कर रहा है डेटा को और अच्छे तरीके से समराइज रूप में देखने के लिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले कुछ इस प्रकार का एक आध वर्कशीट में डेटा तैयार कर लीजिए, या यहाँ पर आप वीडियो देखते हुए इस तरीके से कॉलम लिख लीजिए और कॉलम के अंतर्गत वीडियो को रोक करके डेटा लिख लीजिए और उसके बाद इस डेटा की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं हाइपरलिंक ऑप्शन। इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखो यूज ऑफ हाइपरलिंक। हम इंटरनेट में जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं उसको बार बार यदि हमको ढूंढना ना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में उसकी हाइपरलिंक को इस प्रकार से रख सकते हैं।
एक्सेल में उसकी हाइपरलिंक को इस प्रकार से रख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर देखो हाइपरलिंक का नाम दिया हुआ है यहाँ पर हमने, और यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर जो है हाइपरलिंक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल यहाँ पर हमने वेबसाइट रख दी है। इसी तरीके से मान लीजिए हमको लिखना है इस तरीके से हमने लिख दिया CPCT एक कोर्स होता है, उसकी एक वेबसाइट है, उसकी लिंक हमको रखना है और इसी में हमको लिंक बना देना है, ठीक है ना, इसी टेक्स्ट में लिंक बना देना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और ये देखो एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर जो भी वेबसाइट है एड्रेस दे देंगे। तो उसके लिए हम इंटरनेट में जाएंगे और इंटरनेट में जिसकी भी लिंक देना हमने लिख दिया यहाँ पर CPCT, एंटर कर दिया। ये देखो ये लिंक आ गई, इस लिंक को हमने कॉपी किया, ठीक है ना, इस लिंक को हमने क्लिक किया और ये लिंक आ गई, ये हमने इस पर कॉपी कर लिया यहाँ पर जाने के बाद, और यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जाकर के हमने इसको पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब फायदा क्या होगा कि जब भी हम इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो देखो ये उस वेबसाइट को खोल देगा, ये क्या करेगा, उस वेबसाइट को खोल देगा। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल लिंक बनाना, कि हमने बाहर किसी वेबसाइट की एक एक्सटर्नल लिंक बनाई है ना। उसी प्रकार से आप लिंक को जो है अपने उसी फाइल में भी बना सकते हो। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम दे दो, दूसरी वर्कशीट का नाम दे दो, या ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सटर्नल लिंक ही इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आप किसी बाहरी वेबसाइट की लिंक जो है इसमें दे देते हो। और लिंक देने के लिए क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट है आपका उसको सेलेक्ट करना है, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+K भी कर सकते हो, और यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हो। उसी वर्कशीट में बनाना है तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप रेफरेंस दे दोगे, किस चीज़ का रेफरेंस देना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत उस वर्कशीट में उस जगह पहुँच जाएगा जो जगह आपने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है। इस तरीके से हाइपरलिंक, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये क्या बना देता है, लिंक बना देता है, किसी भी टेक्स्ट की लिंक बना देता है ना। ये क्या कर देता है, किसी भी टेक्स्ट की लिंक बना देता है, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक ऑप्शन। इसके बाद दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स, इसके बाद ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स। जैसा कि इसका नाम है वैसे इसका काम है, और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे कहाँ पर, जब आप कोई शेप बना रहे होते हैं, आप कोई शेप बना रहे हैं, आप कोई इस तरीके की डिजाइन बना रहे हैं, है ना, ये, या स्मार्ट आर्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो इसके अंदर आपने रख दिया, मान लीजिए हमने एक और शेप रख दिया इसके अंदर, ये किसी भी प्रकार की डिजाइन बनाई जा रही है, इसको कलर दे दिया हमने। अब यहाँ पर हमको कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए ये ऑप्शन क्या देता है, या तो राइट क्लिक करो और एडिट टेक्स्ट करो, तो ये टेक्स्ट लिख सकते हो आप ये। लेकिन हम चाहते हैं उसको वहां पर नहीं लिखना, हम कहां पर चाहते हैं, हम अपने हिसाब से बिल्कुल इसके बराबर यहां पर लिखना चाहते हैं, या यहां इसके अंदर लिखना चाहते हैं, इसके अंदर मान लीजिए लिखना चाहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होगा टेक्स्ट बॉक्स। जहां भी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। हमने लिख दिया यहां पर एक्सेल टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, ऐसे ही समझने के लिए जो भी आप अपने हिसाब से देना चाहें डिजाइन बनाते समय वो दे सकते हैं। सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से साइज वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा इसको हम कलर भी दे सकते हैं। अब आपको चाहिए कि ये ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाना है, तो सेलेक्ट करो, फॉर्मेटिंग में जाओ, शेप को फिल कर दो, नो फिल कर दो, ये देखो इस तरीके से आ जाएगा ये, है ना। तो ये क्या फ़ायदा दे रहा है हमको ये टेक्स्ट बॉक्स, हमको ये टेक्स्ट बॉक्स ये फ़ायदा दे रहा है कि हम किसी भी जगह पर किसी भी शेप में बड़ी आसानी से वर्क करते समय टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। बॉर्डर भी हटा सकते हैं हम, शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दो, ये देखो सिंपल आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमको लिखना है तो फिर इनसाइट में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स में जाओ, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जो भी चीज़ आपको लिखना है। दिस इज डेमो ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो किसी भी शेप में किसी भी जगह टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए जो ऑप्शन होता है उसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, एक बार और आप देख सकते हैं, नो आउटलाइन को क्लिक किया, नो फिल को क्लिक किया, ये इस तरीके से आ गया, है ना। ये कहलाता है आपका क्या, कौन सा ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर कर लिया।
इसके बाद अब हम समझते हैं हेडर एंड फुटर ऑप्शन। इसके लिए हम अपनी इसी वर्कशीट में चलते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, ठीक है, ये हमारी वर्कशीट है। अब हम इस पे हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? मान लीजिए इसको हम प्रिंट निकालेंगे, इसको हम प्रिंट निकालेंगे, तो प्रिंट निकालते समय इसके हेडर, हर एक पेज के हेडर वाले भाग में यदि हम कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, इसके हम फुटर वाले भाग में कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे लगाएंगे उसे समझते हैं। और ये प्रिंट के लिए है, ये प्रिंट के लिए है और ऐसे भी दिखलाई देगा पेज में, लेकिन ज़्यादातर ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको समझ में जाएगा क्यों हम बोल रहे हैं। वर्ड में किया भी होगा हेडर एंड फुटर। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पेज का यहाँ पर तरीका बदल जाएगा। ये देखो, पेज का यहाँ पर क्या बदल जाएगा? पूरा डिजाइन बदल जाएगा। और पेज को हम कम ज़्यादा जूम आउट जूम इन करके भी देख सकते हैं। ये देखो, इस तरीके से पेज को या तो कंट्रोल की दबा करके भी आप कर सकते हो। ये देखो, कंट्रोल की हमने दबाई और स्क्रॉल बटन दबाई हमने, जितने पेज हैं वो पूरे पेज दिखलाई दे रहे हैं। कुछ खाली पेज भी हैं यहाँ पर और बाकी जिस पे डेटा है वो डेटा दिखलाई दे रहा है। या इस तरीके से भी आप इसको जा करके इस पर प्लस में क्लिक करके, ये कंट्रोल की हो गया एक तरीका। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए, और ये देखो, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक आसान तरीका है हर एक पेज को देखने का। और या तो कंट्रोल की दबा करके माउस की स्क्रॉल बटन से। ये देखो, जब हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो ये जगह दे देता है हेडर को जोड़ने के लिए। किसी भी पेज में आप हेडर जोड़ोगे, चाहे इस पेज में हेडर जोड़ दें हम, और चाहे दूसरे पेज में हेडर जोड़ दें हम, चाहे हम तीसरे पेज में हेडर जोड़ दें, किसी भी पेज में हम हेडर जोड़ दें, किसी भी पेज में जब हम हेडर जोड़ दें तो वो सभी पेज में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जब हम फुटर जोड़ेंगे तो वो फुटर भी सभी पेज में दिखलाई देगा। तो ये कहलाता है हेडर जो पेज के ऊपरी भाग में आता है, ये कहलाता फुटर जो पेज के निचले भाग में आता है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंस्टीट्यूट का नाम। हमने लिख दिया इंस्टीट्यूट का नाम। जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह आप देना चाहते हो, फॉर्मेटिंग भी दे सकते हो, कलर वगैरह, साइज़ वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। और उसके बाद जब आप बाहर क्लिक करोगे देखोगे कि ये सभी जगह हेडर में आ जाएगा। हर पेज में देखो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ दे सकते हो। उसके 3 भाग होते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जब इसको आप क्लिक करोगे तो एक तो सिंपल टेक्स्ट समझ गए, चाहे हेडर में टेक्स्ट दो चाहे फुटर में टेक्स्ट दो, किसी भी पेज में दो। अगर इस तरीके से हेडर फुटर वाले ऑप्शन पे लगा दोगे तो हर पेज में हेडर ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके अलावा डिज़ाइन में आओ। डिज़ाइन में आपको हेडर एंड फुटर के एलिमेंट्स दे रहा है। इन 3 जगह पे आप कोई भी एलिमेंट लगा सकते हो। जैसे पेज नंबर हमने लगा दिया। अब देखो, हम बाहर क्लिक करेंगे तो 1 और ये नीचे की तरफ 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पेज नंबर लग गया। यहाँ पर हम आते हैं, फिर से डिज़ाइन में आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हम लगा देंगे। फिर बाहर क्लिक किए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस बतलाने लगा, है ना। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, डिज़ाइन में गए, करंट डेट लगा देंगे। ये देखो सभी में करंट डेट आ गई। इसी तरीके से सेम फुटर भी है। फुटर में भी आप डिज़ाइन में जाओगे, यहाँ पर हम लगा देंगे करंट टाइम। ये देखो करंट टाइम आ गया सभी जगह। हम दूसरे पेज में जाकर के कुछ लगाना चाहेंगे, इसको हम टाइम को डिलीट करते हैं, या यहाँ पर भी लगा सकते हैं। फाइल का पाथ लगा देते हैं। देखो ये फाइल का पाथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। फाइल का पाथ, ये कई बार क्या होता है कि जब हम कोई ऑफिस का डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालते समय यदि उसका हम पाथ दे देंगे तो हमारे समझने के लिए वो बहुत अच्छा होगा। इन फ्यूचर वो फाइल हमने कहाँ से प्रिंट निकाली है, ऐसे में तो भूल जाते हैं कहाँ से प्रिंट निकाली है। उसका पाथ प्रिंट कर दो। हमेशा ऑफिस में जब आप प्रिंट निकालो एक्सेल की फाइल का, तो उसका पाथ प्रिंट कर दो। तो कभी कोई दोबारा उस डॉक्यूमेंट को मांगे या आपको निकालना हो तो आप बड़ी आसानी से उसको दे पाओ। और इसको डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से हमने डिलीट कर दिया। फाइल का नाम हो गया, शीट नेम हो गया, शीट नेम यहाँ से हो गया, है ना। फिल्टर ऑप्शन, ये देखो फिल्टर ऑप्शन शीट नेम था। इसी प्रकार से पिक्चर भी लगाई जा सकती है। कोई भी पिक्चर आप यहाँ से अपने सिस्टम से ढूंढ करके लगा सकते हो, है ना। कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ढूंढ करके, जहाँ कहीं भी है पिक्चर, जैसे लोगो ही लगाना है इस तरीके से हमने लोगो लगा दिया। बाहर क्लिक करेंगे, देखो लोगो इस तरीके से आ गया। डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद हम इसको
रीसाइज भी कर सकते हैं, लोगों को हम क्या कर सकते हैं, रीसाइज भी कर सकते हैं। ये देखो पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर लिया। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पिक्चर सेलेक्ट किया हमने और उसके बाद यहाँ से ये देखो फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से जाकर के इसकी हमने कर दी हाइट को 1, ठीक है। और या तो स्केल से भी कम कर सकते हो, यहाँ से हमने कर दिया इसको मान लीजिए 32%, जो कि कर देंगे, देखो आ गया। अब लोगो ये सही दिखलाई दे रहा है क्योंकि लोगो की इमेज ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, जो भी हम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। गो टू हेडर में क्लिक करेंगे, देखो अभी हम फुटर में थे, ऑटोमेटिक कहाँ पर आ गए, फुटर हेडर में आ गए। अब वो हेडर यहाँ भी हो सकता है ना, वो हेडर कोई भी पेज हो सकता है। गो टू फुटर में क्लिक करेंगे, देखो फुटर में आ गए। गो टू हेडर में क्लिक करेंगे, हेडर में आ गए। ये स्विच करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, नेविगेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। देखो इसका क्या यूज है डिफरेंट फर्स्ट पेज का, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया डिफरेंट फर्स्ट पेज पर, तो क्या हो रहा है ये कि आपके फर्स्ट पेज बस में आप हेडर लगा सकते हो चेंज करके, है ना। फर्स्ट पेज बस में आप बदल के हेडर लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद इस पर हम क्लिक करते हैं और फर्स्ट पेज में हम लिख देते हैं माय फर्स्ट, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बतला रहा हूँ, जबकि यहाँ पर तो आप कोई भी नाम डेट वगैरह देते, माय फर्स्ट पेज हेडर हमने लिख दिया, माय फर्स्ट पेज हेडर। और ये देखो, अब देखो ये किसी हर पेज में नहीं आएगा, ये देखो कहाँ आ रहा है, केवल फर्स्ट पेज में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट फर्स्ट पेज सिलेक्ट है, फर्स्ट पेज बस में डिफरेंट होगा। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज में क्या होगा, ऑड पेज मतलब, ऑड पेज मतलब हो गया आपका 1 3 5 7 9। अगर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, अगर इसको हमने सेलेक्ट कर दिया है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, अब क्या होगा, ये हो गया हमारा ऑड पेज, 1 नंबर का पेज ऑड हो गया। और उसके बाद ऑड पेज कौन सा हो गया, 3 नंबर का हमारा पेज ऑड होगा, ये देखो 3 नंबर का ऑड पेज हो गया। और उसके बाद 5 नंबर का ऑड पेज हो गया। 1 3 5 7 9, इनमें जो भी चीज आप लगाओगे केवल ये ऑड में दिखलाई देगी। हमने लिख दिया ऑड पेज हेडर, ठीक है, हमने लिख दिया ऑड पेज हेडर समझाने के लिए केवल। तो आप देखोगे, ये देखो ऑड पेज हेडर 3 नंबर में आया, ऑड पेज हेडर उसमें आया। ये लिखा हुआ टेक्स्ट, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, डेट, टाइम, इमेज, लोगो, जो आप देना चाहो, केवल उसकी सेटिंग हम समझा रहे हैं कि ऑड पेज में क्या आएगा। और ये तभी हेडर एंड फुटर का टूल्स एक्टिव होता है जब आप क्या करोगे, किसी हेडर फुटर को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप किसी हेडर फुटर को सेलेक्ट करोगे तभी एक्टिव होगा कौन सा ऑप्शन, ये डिजाइन टैब वाला ऑप्शन। उसके बाद दिया गया है स्केल विथ डॉक्यूमेंट, स्केल विथ डॉक्यूमेंट तो ऑटोमेटिक इसकी साइज डॉक्यूमेंट के अनुसार हो जाएगी। अलाइन विथ पेज मार्जिन, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहते हैं कि आपका हेडर फुटर अलाइन हो जाता है पेज मार्जिन के अनुसार और हेडर फुटर स्केल हो जाता है इसके अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमने ऑप्शन यहाँ पर देखे हैं वो किस चीज़ के देखे हैं, हेडर और फुटर के देखे हैं। इसके बाद इसको हमको नॉर्मल पेज में लाना है, तो व्यू में जाइए और व्यू में जाकर के देखो पेज लेआउट में हम नॉर्मल में हम आ जाएंगे। तो हेडर फुटर लगाने के लिए 2 तरीके हो गए, एक तो इंसर्ट में जाकर के हेडर फुटर में क्लिक करो तो इस तरीके से दिखलाई देगा, जो भी हेडर फुटर आप यहाँ पर लगाओगे वैसा बन जाएगा। या उसके अलावा हमको नॉर्मल में जाना है तो यहाँ से हम जाएंगे व्यू में और नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, हमको यहीं से जाना है, हमको इंसर्ट नहीं करना, हमको यहीं से जाना है, तो हम क्लिक कर देंगे पेज लेआउट में। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अब आप पहुँच चुके हो किसमें, पेज लेआउट ऑप्शन पे। और यहीं ये वही ऑप्शन है जो इंसर्ट में जाकर के हेडर फुटर में जाते हो। पेज लेआउट से भी वही हो रहा है कि आप हेडर फुटर लगा सकते हो और यहाँ से जाकर के नॉर्मल करोगे फिर से नॉर्मल पेज में आ जाएंगे। तो ये हमने सीखा कौन सा ऑप्शन, हेडर एंड फुटर ऑप्शन का यूज। इसके बाद ये जो है वर्ड की तरह ही है, बिल्कुल MS वर्ड में इस्तेमाल किया गया है। हेडिंग वगैरह देने के लिए इंसर्ट कर देते हैं हम यहाँ पर जाकर के, और इंसर्ट करने के बाद
हम यहाँ पर जाएंगे और ये देखो हेडिंग दे देंगे और हमने दे दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सेल एग्जाम्पल। ये जो भी लिखना चाहो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। सिलेक्ट कर लो इसको, या इसकी साइज़ को हम यहाँ से रीसाइज कर देते हैं और इसको हमने लगा दिया ऊपर। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ये देखो, तो कहीं पर भी हेडिंग वगैरह देना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और वो है आपका वर्ड आर्ट, जो कि एमएस वर्ड में आपने इस्तेमाल किया हुआ है। इसका यूज़ नहीं होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर सेलेक्ट किया बिट मैप, इसको कर दिया हमने ओके। ये हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए यहाँ पर पेंट ब्रश में। पेंट ब्रश में हम कोई भी डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए ये डिज़ाइन ड्रॉ की। इस पर हमको कलर दिखाना है तो इस पर हमने कलर दे दिया। इस पर हम फाइल में गए, एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर के अगर कोई डिज़ाइन बनाना है, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, बिट मैप इमेज का। आप यहाँ से कोरल ड्रा में भी जाके कोरल ड्रा से कोई डिज़ाइन बनाकर इसमें आ सकते हो। आप फोटोशॉप में जाके फोटोशॉप में कोई डिज़ाइन बना करके इसमें आ सकते हो। वर्ड में जाकर के कोई डिज़ाइन बना करके इसमें आ सकते हो। किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना है, वहाँ से डिज़ाइन बनाना है और उस बने हुए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इसके बाद दिया गया है इक्वेशन। ये देखो कब तभी एक्टिवेट होता है ये जब कहीं पर सेल पर हम सिलेक्ट करते हैं। देखो एक्सेल का इस्तेमाल टोटल किया जाता है किस लिए, फार्मूला इंसर्ट करने के लिए, मैथमेटिक्स का काम करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर यदि आप अलग अलग इक्वेशन लगाना चाहते हो तो इक्वेशन लगा सकते हो। आपने यदि एमएस वर्ड कंप्लीट किया हुआ है तो आपको मालूम है कि एमएस वर्ड 2013 ये सुविधा देता है इस प्रकार की इक्वेशन को क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। एमएस वर्ड सुविधा देता है इस प्रकार की इक्वेशन को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जाकर के कोई भी इक्वेशन, ये इतनी इक्वेशन है, आप क्लिक कर दीजिए उस इक्वेशन को, वो इक्वेशन यहां पर इंसर्ट हो गई। हालांकि ये वर्ड में मैथमेटिक्स का पेपर या कोई थ्योरी पेपर आपका, या कोई बुक टाइप करते समय मैथ्स की, या कोई रिसर्च पेपर बनाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, इक्वेशन। जैसी इक्वेशन चाहें आप लगा सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन को फॉर्मेट करने से संबंधित भी डिजाइन टूल्स आएगा। इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी मैथमेटिक्स का पेपर आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो, थ्योरम लिख सकते हो, बना सकते हो। ये देखो पूरी चेंजेस जो भी करना है वो किया जा सकता है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कभी आपको यदि पेपर बनाना हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कभी इस प्रकार के सिंबल की जरूरत पड़ेगी तो आपको याद रहेगा सिंबल ऑप्शन। देखिए सिंबल ऑप्शन ये है, यहाँ से आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे एक्सेल में वर्क करते समय। यहाँ से हमारा हिंदी फॉन्ट का सिंबल सेलेक्ट था जिसका नाम था कुर्तीदेव। तो कुर्तीदेव यदि हम टाइपिंग कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है, हम टाइपिंग कर रहे हैं हिंदी में और हमको कहीं पर इंसर्ट करना है किस चीज़ को, कोई हमको शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। ये क्रा को सेलेक्ट किया, ये इंसर्ट कर दिया हमने। ये देखो क्रा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ भी सेल होगी। देखो यहाँ सेलेक्ट किया, सिंबल में गए, हमको सेलेक्ट करना है ये और इंसर्ट कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। देखो ये यहाँ इंसर्ट हो गया। इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो आप कर सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई इस तरीके का आपको हिंदी टाइपिंग कर रहे हो एक्सेल में, आपको हिंदी में देना है। कुर्तीदेव में आपने टाइपिंग सीखी है लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं बन रही है, नहीं मालूम है, तो आप कहाँ से जाकर के ले सकते हो, इनसाइट में जाकर के सिंबल से ले सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिंबल हैं, वर्ड में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ये देखो बहुत सारे सिंबल हैं। कई जगह एमएस एक्सेल में डिज़ाइन बनाते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वर्ड में भी काम करते समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वर्ड में भी काम करते समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी भी सिंबल को हम इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद यहाँ से जाकर के हम इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होता क्या है, ये कोई पिक्चर नहीं होती है, ये क्या होता है, एक प्रकार का ये सिंबल होता है जिसमें आप जैसा कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं। जैसे सी ये अपने आप में एक कैरेक्टर है, वैसे ही एमएस एक्सेल सुविधा दे देता है किस चीज़ की, एमएस एक्सेल सुविधा दे देता है इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को भी इंसर्ट करने की, जो कि हम इंसर्ट ऑप्शन से जाकर के सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल की नेक्स्ट टैब दी गई है पेज लेआउट टैब।
जैसा कि इसका नाम है, वर्ड में भी आपने इस टैब का इस्तेमाल किया है उसी प्रकार से जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। एक्सेल का जो पेज है उसके लेआउट को सेट करने से संबंधित ऑप्शन पेज लेआउट में दिए गए हैं। कोई भी एक्सेल हो, वर्ड हो, जो भी हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो ज़्यादातर हम उसको प्रिंट निकालने के लिए भी बनाते हैं। तो प्रिंट निकालते समय उसकी मार्जिन कितनी सेट हो ताकि वो सही तरीके से प्रिंट में दिखलाई दे, पेज की साइज क्या हो, पेज की मार्जिन क्या हो, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब में दिए गए ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ग्रुप दे दिया है यहाँ पर थीम। ये क्यों दिया गया है इसे समझते हैं। थीम को कहाँ पर उपयोग करेंगे, अगर सिंपल हम जाएंगे और इस तरीके से थीम पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो भी कलर और डिजाइन आपने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर थीम बदलने से चेंज होगी। ये देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया ना। जैसे मोबाइल में नहीं होता कि हम एक थीम चेंज करेंगे तो फॉन्ट भी बदल जाएगा, बैकग्राउंड कलर भी बदल जाएगा, बैकग्राउंड का वॉलपेपर भी बदल जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो सारी चीज़ें बदलने के लिए एक ही बार में हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो क्लिक कर रहे हैं तो वर्कशीट की पूरी डिजाइन चेंज हो रही है। इस तरीके से कलर भी दिया गया है, देखो कलर चेंज हो रहा है, इस तरीके से फॉन्ट भी दिया गया है। तो ये ओवरऑल सभी चीज़ों को एक साथ चेंज करने के लिए इफेक्ट आप देख रहे हो, इतने सारे इफेक्ट दिए गए हैं ये, और ये इफेक्ट इसमें आ गया, हल्का सा इफेक्ट इसमें आ गया। तो जो कंप्लीट डिजाइन आपने बनाई हुई है, और ये सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर करती है, न्यू में जाओ, न्यू में जाने के बाद जो इसके टेम्पलेट दिए गए हैं, हमने कर दिया यहाँ पर मंथली कंपनी बजट क्रिएट कर दिया। इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए आपके, तब सभी टेम्पलेट दिखलाई देंगे। हम ले लेते हैं इस टेम्पलेट को, ये है अटेंडेंस वाला टेम्पलेट। एक्सेल बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई देता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये रिपोर्ट है, रूम, पीरियड, टाइम, टीचर, कोर्स वीक, बना हुआ पूरा अटेंडेंस शीट है, बनाने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे पेज लेआउट में, थीम में, ये देखो जैसे थीम चेंज करेंगे हो गई थीम चेंज, इसको क्लिक करेंगे थीम चेंज हो गई। तो आप यहाँ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो थीम चेंज हो गई। तो जैसी डिज़ाइन चाहिए वैसी डिज़ाइन आप बना सकते हो, जो अच्छी डिज़ाइन लगे, और इस पर जो है जो सही डिज़ाइन आपको लगती है उसी डिज़ाइन को आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इतने सारे इफेक्ट दिए गए हैं, जो भी इफेक्ट होगा उस तरीके से जहाँ पर अप्लाई होना होगा ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका हो गया कि इंडिविजुअल आप बनाइए, और एक तरीका क्या हो गया, इंडिविजुअल बनाने की बजाय आप जा कर के यहाँ से थीम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, और थीम से आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये कहलाता है थीम ग्रुप का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पेज सेटअप। पेज सेटअप को हम अपने इसी वर्कशीट में समझते हैं। मार्जिन में जाएंगे तो मार्जिन में देखो मार्जिन दी गई है नॉर्मल, वाइड, नैरो। मार्जिन 3 प्रकार की दी गई है यहाँ पर, नॉर्मल, वाइड और से नैरो मार्जिन दी गई है। नॉर्मल में क्या दिया गया है, टॉप में 0.75 इंच, बॉटम में क्या दिया गया है 0.75 इंच, लेफ्ट में क्या दिया गया है, ये देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सभी तरफ जो मार्जिन है दी गई है, वाइड की मार्जिन दी गई है, नैरो की। तो ये तो प्री डिफाइंड हो गई, जैसे वर्ड में आता था, जैसे क्लिक करेंगे मार्जिन अप्लाई हो गई। अभी हम बतलाते हैं कि मार्जिन दिखेगी कहाँ, ये मार्जिन अप्लाई हो गई। अब मार्जिन को देखना है आपको, तो उसके लिए व्यू में जाइए, और व्यू में जाने के बाद यहाँ से आप देखिए इसके पेज लेआउट में भी देख सकते हो आप। ये देखो ये बाजू की जो मार्जिन है वो दिखलाई दे रही है। अब पेज लेआउट में जाकर के हम मार्जिन को कम करते हैं, देखो नैरो कर दी हमने मार्जिन को, ये देखो मार्जिन यहाँ पर कम हो गई, पेज हमको सही दिखलाई देने लगा। तो हमको अपनी सुविधा अनुसार, अपने वर्कशीट के अनुसार मार्जिन सेट करनी है। कहाँ से जाकर के, इस प्रकार के जो ऑप्शन दिए गए हैं इस पर जाकर के हमको मार्जिन सेट करनी है। उसके बाद दिया गया ओरिएंटेशन, वर्ड में पढ़ा है आपने ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट में क्या होगा, पोर्ट्रेट में ये लंबाई के रूप में प्रिंट निकलेगा, ये ठीक है ना, पोर्ट्रेट में ये लंबाई के रूप में प्रिंट निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होगा, ये चौड़ाई में दिख रहा है, ये पेज हमारा किस में आ गया, चौड़ाई में आ गया। ये पेज आ गया हमारा किस में, चौड़ाई में, और यहाँ से किस में आ गया पेज आपका, लंबाई में। ये देखो प्रिंट ऐसा ही होगा। प्रिंटर से जब पेज का प्रिंट निकलेगा तो वो कैसा प्रिंट निकलेगा,
वो कुछ इस प्रकार का प्रिंट निकलेगा। और यहाँ से जाकर के लैंडस्केप कर दोगे तो वही मैटर है। देखो चौड़ाई में प्रिंट करने से हेडिंग पूरी दिखलाई देने लगी, तो प्रिंट कैसा निकलेगा, चौड़ाई में प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज की साइज, जो प्रिंटर में आप पेज लगाए हुए हो, ज़्यादातर कौन सा पेज लगाते हैं लोग, A4, तो आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए बनाते समय, A4। अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर लीगल, तो आप यहाँ पर जो वर्कशीट बना रहे हो वो किसके अनुसार बना रहे हो, लीगल के अनुसार। और अगर प्रिंटर में लगा हुआ है A4 तो क्या सही प्रॉपर प्रिंट निकलेगा, नहीं प्रिंट निकलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करो वही साइज पेपर की जो किस में लगी हुई है, प्रिंटर में लगी हुई है। वही साइज सेलेक्ट करो जो किस में लगी हुई है, प्रिंटर में लगी हुई है। तो ये कहलाता है, यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है प्रिंट एरिया। अब यहाँ पर हमको प्रिंट एरिया डिसाइड करना है कि हमको ये पूरी वर्कशीट जो है सभी का प्रिंट नहीं निकालना है, हमको केवल एक पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट निकालना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, हमने इस भाग को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम गए प्रिंट एरिया में, हमने क्लिक कर दिया सेट प्रिंट एरिया। तो अब ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो गया। और जब हम जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से जाकर के इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। व्यू में जाएंगे और व्यू में जाकर के इसका हम देख लेंगे प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट प्रीव्यू देखने का एक सही तरीका ये है, ये देखो प्रिंट में जाकर के देखोगे आप तो ये देखो बाकी कुछ नहीं हो रहा, बाकी ये एक ही पेज में जितना भाग हमने क्या किया है, सेलेक्ट कर दिया है, उतने ही भाग का प्रिंट निकलेगा। जिस प्रकार का हमने मार्जिन लिया हुआ है वैसा ही मार्जिन की जगह दिखलाई देगी। जिस प्रकार का हमने पेज लिया हुआ है उसी प्रकार का पेज का साइज भी दिखलाई देगा, है ना, कि किस प्रकार से प्रिंटर में निकलने वाला है पेज। वो कहाँ से देखते हैं हम, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से। तो ये हमने देखा पेज लेआउट में प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करना, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। अब देखो क्लियर हो गया प्रिंट एरिया। अब फिर से जाकर के जब हम प्रिंट देखेंगे, अब देखो पेजेस इसमें ये देखो 24 पेजेस हो गए। क्यों, क्योंकि जो पर्टिकुलर प्रिंट निकालने वाला प्रिंट एरिया था वो क्या हो गया, हमने उसको क्लियर कर दिया, उसको हमने क्लियर कर दिया। किस ऑप्शन के द्वारा क्लियर कर दिया हमने, यहाँ से जाकर के यहाँ से। उसके बाद दिया गया है ब्रेक। ब्रेक को समझने के लिए व्यू में जाइए, इसको नॉर्मल में लेकर के जाते हैं। ये हमारा डेटा है, हम चाहते हैं कि भाई जैसे वर्ड में था ये सेम वही चीज़ें रिपीट होती हैं, केवल जो लेआउट है इसमें रो और कॉलम के रूप में तैयार करना है आपको। और यहाँ पर ज़्यादातर डेटा तैयार किया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है। इसी प्रकार से वर्ड में था, वर्ड में केवल टाइपिंग, लेटर, रिज्यूम बनाओ, इस प्रकार के काम किए जाते हैं। हमको यहाँ से पेज ब्रेक करना है, सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर गए इंसर्ट पेज ब्रेक। ये देखो यहाँ पर एक लाइन जुड़ जाएगी। इसका ये होता है मतलब कि जब आप प्रिंट देखोगे तो पहले पेज में आपका मैटर इतना ही दिखलाई देगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद का मैटर वो है अगले पेज में आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पर जोड़ दिया है क्या, पेज ब्रेक। आपने कर दिया कि भाई हमको इस पेज में केवल इतना ही मैटर रखना है, बाकी का मैटर हमको अगले पेज में रखना है। तो वो हम कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, पेज ब्रेक कर देंगे। हम यहाँ से जाकर के रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे और रीसेट ऑल पेज कर देंगे, तो रीसेट हो जाएगा, वो पेज ब्रेक हट जाएगा। कई बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बैकग्राउंड हमको लगाना है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड क्यों लगाना है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने इसको दिखा सकें, हम कोई लोगो बना सकें, हम कोई डिजाइन दे सकें। तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये देखो इसमें बैकग्राउंड आ गया। इस बैकग्राउंड को जाकर के स्केल से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है, व्यू में हमने लगा दिया था, और इसको आप बिल्कुल फॉर्मेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें जाकर के अच्छा ये जो है सिंपल पिक्चर लग गई है। अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो पिक्चर दिखलाई देगी, जब प्रिंट निकालोगे तो दिखलाई देगा। तो ये पिक्चर किस प्रकार से लगी हुई है, एक पिक्चर तरीका क्या है लगाने का कि यहाँ जाओ और उसको ऊपर लगा दो। ये हमने सेलेक्ट कर दिया, ये इंसर्ट कर दिया, ये देखो इस तरीके से हमने पिक्चर लगा दी, ठीक है, इस तरीके से हमने पिक्चर लगा दी। तो एक चीज़ और बतला दें, यहाँ पर ये आ गया है, यदि आप 60 डेज हमारा
ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो और आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में लगता हो, तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जाके हमारे इस कोर्स को 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ऐप के अंतर्गत भी पूरे कोर्सेज मिलेंगे और ऐप में ही आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। बाकी यूट्यूब में तो डेली हम वीडियोज़ आपको दिखा ही रहे हैं, है ना, लेकिन सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेट के बगैर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको पहले पूछा जाएगा ठीक है आपसे काम तो आता है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिंपल जब हम इमेज लगाएंगे तो इमेज लगाते समय एक तरीका क्या हो गया, इनसाइड से जाकर पिक्चर में क्लिक कर दो, इसको सेलेक्ट करोगे तो इसका आप कलर वेरिएशन वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पेज लेआउट के अंतर्गत कहाँ से किया था, बैकग्राउंड से लगाया था, तो वो पूरा पीछे बैकग्राउंड में जाएगा, है ना। डिलीट करना है डिलीट कर दो, इसको भी सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं अभी। तो ये था ऑप्शन हमारा, कौन सा ऑप्शन, ये था हमारा ऑप्शन। इस तरीके से कहीं पर भी इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये था हमारा ऑप्शन आपका बैकग्राउंड लगाना हटाना। प्रिंट टाइटल्स, अब इसको समझते हैं, इसको कैसे करना है हमको। आप देखिएगा, फाइल में जाओ, प्रिंट में जाओ, ये देखो पहले पेज में इसके टाइटल आपको दिखलाई दे रहे हैं, पहले पेज में इसके टाइटल दिखलाई दे रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर डेट, ये क्या लिखा हुआ है, रीजन, सिटी है, ये कैटेगरी है। अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में हमको ये दिखलाई नहीं दे रहा है, तो अगले पेज में यदि दिखलाई नहीं दे रहा है तो ये प्रिंट में भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये नेक्स्ट पेज में भी दिखलाई नहीं दे रहा है। तो केवल ये जो टाइटल प्रिंट होगा, अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो वो केवल प्रिंट होगा किस पेज में, केवल प्रिंट होगा फर्स्ट पेज में। और हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल है वो हर पेज में प्रिंट हो। तो यदि इस टाइटल को हम हर पेज में प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे रोज टू रिपीट एट टॉप। उस रो को, जिस रो को हम हर पेज में रिपीट करना चाहते हैं, उस रो को सेलेक्ट करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम फिर से जा कर के इसका प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, जैसा कि हम पहले देख रहे थे प्रिंट प्रीव्यू। तो देखो फर्स्ट पेज में भी हेडिंग प्रिंट होगी बाकायदा। जब हम प्रिंटर से पेज निकालेंगे, दूसरे पेज में आएंगे तो दूसरे पेज में भी हेडिंग प्रिंट होने लगी, देख रहे हो। इससे क्या होगा, जिसको हम ये लिस्ट देंगे उसको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, उसको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि क्या प्रिंट निकाला गया है। देखो थर्ड नंबर के पेज में जाएंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि क्या प्रिंट निकाला गया है। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि क्या प्रिंट निकाला गया है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक रो को हर पेज में प्रिंट कर सकते हो, एक रो को हर पेज में प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए हमने पेज लेआउट के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन देखा, प्रिंट टाइटल ऑप्शन देखा। प्रिंट टाइटल के अंतर्गत हमने देखा रोज टू रिपीट एट टॉप। हटा देते हैं इसको, अभी हमने इसको हटा दिया। और हटाने के बाद ध्यान रखें ओके जरूर करें, हटाने के बाद क्या करें, ओके जरूर करें, तभी वो चीज़ हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। फिर से हम प्रिंट टाइटल में जाते हैं, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट को समझते हैं, ठीक है। कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट को समझने के लिए हम इस डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी इसी तरीके से काम करिएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया, इसको राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करने के बाद इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर नई वर्कशीट में, और नई वर्कशीट में आने के बाद यहाँ से हम जाते हैं होम में, पेस्ट में, और पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ से करते हैं हम प्रिंट। यहाँ से हम प्रिंट को करते हैं किसमें, फॉर्मेट्स में, और ट्रांसपोज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पर फॉर्मेट्स बस सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए इस तरीके का डेटा आ गया। हम पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और हमको चाहिए है ऑल चीज़ चाहिए हमको। तो हम यहाँ से ऑल में तो नहीं दिखलाई दे रहा है, वैल्यू और फॉर्मेटिंग आएगी या वैल्यू आएगी। चलो अपन मेन वैल्यू ले लेते हैं और ट्रांसपोज में क्लिक करते हैं। ये देखो फायदा क्यों किया हमने, इस तरीके की हेडिंग लाने के लिए किया हमने। देखो इस तरीके की हेडिंग बनाने के लिए हमने इस तरीके का इस पर पेस्ट किया, बोल्ड कर देते हैं, इसको कलर भी दे देते हैं, इसकी साइज भी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ये इस वाले डेटा में हेडिंग कहाँ है, रो के रूप में है। इस वाले डेटा में हेडिंग कहाँ है, कॉलम के रूप में है। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, फाइल में जाओ, प्रिंट में जाओ, ये देखो
पहले पेज में हमको कॉलम की वैल्यू दिखलाई दे रही है और हम पता कर पा रहे हैं कि ठीक है ये डेटा का जो कॉलम है वो ये है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये देखिए नेक्स्ट पेज में जैसे रो गायब हो जाती थी वैसे ही नेक्स्ट पेज में यहाँ क्या गायब हो गया, कॉलम गायब हो गया। तो अगर हम इसी प्रकार से जैसे रो को हर पेज में रिपीट कर रहे थे, कॉलम को हर पेज में रिपीट करना है, तो उसके लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे, पेज प्रिंट टाइटल्स में क्लिक करेंगे, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट में इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे जैसे हमने रो को सेलेक्ट किया था, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखिए पहले पेज में भी कॉलम दिखलाई दे रहा है और ये देखिए मैंने नेक्स्ट पेज में क्लिक कर दिया, देखो यहाँ दूसरा पेज आ गया, नेक्स्ट पेज में भी कॉलम आ गया, थर्ड पेज में भी कॉलम आ गया। तो यदि आप हर पेज में एक वर्कशीट के अंदर अगर कोई कॉलम है जिसे आप हर किसी में प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से आकर के और ओके कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। इसके बाद ये प्रिंट एरिया ऑप्शन हमने कर चुके हैं, प्रिंट एरिया ऑप्शन हम कर चुके हैं। इसके पहले जो ऑप्शन आ रहा था हम जब सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट एरिया डिसाइड कर रहे थे ना, ये उसी प्रकार का है, लेकिन ये हमको इस तरीके का ऑप्शन दे देता है और वो है प्रिंट एरिया वाले। इस बॉक्स पर क्लिक किया हमने और ये हमको केवल इतना प्रिंट करना है और ये चले जाइए प्रिंट एरिया में क्लिक कर दीजिए और ये देखो केवल जो आप सेलेक्ट करोगे वो प्रिंट होगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं किस ऑप्शन को, प्रिंट एरिया ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। प्रिंट टाइटल में जाएंगे और यहाँ से हम इसको फिर से हटा देंगे, हटाने के बाद हम क्लिक कर देंगे ओके ऑप्शन पर। ओके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से हट जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है अगला प्रिंट टाइटल्स के बाद, ये प्रिंट टाइटल्स हो गया आपका और प्रिंट टाइटल्स के अंतर्गत अगला ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन। इसको समझते हैं ग्रिड लाइन को। प्रिंट टाइटल्स के अंतर्गत यदि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन में क्या होगा जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, ये देखिए डैश डैश के रूप में आपको ग्रिड लाइन दिखलाई दे रही है ना। ये ग्रिड लाइन इसी आ रही है क्योंकि हमने सेट किया हुआ है यहाँ पर ग्रिड लाइन ऑप्शन को, ठीक है। अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं तो क्या होता है, यहीं से प्रिंट प्रीव्यू दिखला देते हैं, ये देखो हट गई ना ग्रिड लाइन। जो रो कॉलम आपको प्रिंट करना है तो एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको सेलेक्ट करके और होम में जा कर के इसको बॉर्डर दे देना है, ये अलग चीज़ हुई। और अगर आप बॉर्डर दिए बिना एक ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका, इसके अंतर्गत जो ऑप्शन आता है वो कहलाता है ग्रिड लाइन। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट प्रीव्यू में हम क्लिक करेंगे, ये आ गया आपका प्रिंट ब्लैक एंड वाइट। कलर वर्कशीट होने पर भी, कलर वर्कशीट होने पर भी अगर आप उसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया ब्लैक एंड वाइट, ठीक। रो एंड कॉलम हेडिंग प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो रो और कॉलम की हेडिंग ये कहलाती है। जो वर्कशीट की कॉलम की हेडिंग है वो भी दिखलाई देगी और जो रो की हेडिंग है वो भी दिखलाई देगी। तो रो और कॉलम की हेडिंग अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ये कहलाता है आपका कौन सा ऑप्शन, ये कहलाता है आपका प्रिंट टाइटल्स के अंतर्गत हमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल सीखा, रो एंड कॉलम हेडिंग का और ग्रिड लाइन का। प्रिंट टाइटल के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है स्केल टू फिट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइल में जाकर के प्रिंट में आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। यदि आपका ये जो मैटर है वो एक पेज के बाहर जा रहा है, आप उसे फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नो स्केलिंग में हम क्लिक कर देंगे तो कोई भी स्केलिंग नहीं होगी, पेज जैसा है वैसे ही प्रिंट होगा। अगर हम उसको फिट करना चाहते हैं, फिट शीट ऑन वन पेज, तो जो भी मैटर है देखो एक ही सीट में फिट हो गया, लेकिन अभी हमारा ऐसा प्रिंट निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। कई बार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पेज में कॉलम बाहर जाते हैं तो सभी कॉलम को हम एक ही पेज में फिट करके देख रहे हैं, तो उसी से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप प्रिंट में यदि
फिट करना चाहते हो एक पेज को, 2 पेज को करना चाहते हो आप, है ना, 3 पेज को करना चाहते हो फिट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 1 पेज होता है। हाइट क्या रखना चाहते हो आप, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये स्केल टू फिट ऑप्शन दिया गया है, देखो एरो में क्लिक करते हैं तो ये स्केल टू फिट ऑप्शन के लिए डायलॉग बॉक्स भी खोल देता है। डायलॉग बॉक्स के बारे में आगे हम एक पूरा डिटेल में केवल हर डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको बतला देंगे। प्रिंट करते समय ग्रिड लाइन को क्या व्यू करना है, दिखाना है कि नहीं दिखाना, आप इसे सेलेक्ट रहने दीजिए। हेडिंग को आपको दिखाना है, प्रिंट करना है कि नहीं, ग्रिड लाइन को दिखाना है वहाँ पर और प्रिंट करना है कि नहीं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग को दिखाना है, प्रिंट करना है कि नहीं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस टैब में दिया गया है ये अरेंज ऑप्शन। अब ये अरेंज ऑप्शन दिया गया है बेसिकली इमेजेस के लिए, और इसके बारे में आपने वर्ड में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो कि जब आप डिफरेंट टाइप के शेप्स इस्तेमाल करते हो अपने वर्क करने के दौरान, उन शेप्स को आप किस तरीके से अरेंज करना चाहते हो, उन शेप्स को आप किस तरीके से अरेंज करना चाहते हो, उसके लिए ये पेज लेआउट का ये ऑप्शन दिया गया है। हमने कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट, देखो ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। हमने कर दिया सेंड टू बैक, ये सेंड टू बैक चला गया, है ना। हम कर देते हैं देखो इन दोनों को अलाइन, हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल इसको क्लिक कर दिया, अलाइन करके हमने कर दिया अलाइन लेफ्ट, देखो लेफ्ट में अलाइन हो गई है। हमने कर दिया अलाइन राइट, ये देखो बिल्कुल बराबर से अलाइन हो गया राइट में। तो इससे संबंधित इस अलाइन में ऑप्शन दिए गए हैं। अब अगली क्लास में डिटेल में हम फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको पूरे फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक कराएंगे। कौन कौन से फार्मूला होते हैं, उनका कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में अगली क्लास में हम आपको बतलाएंगे डिटेल में।